Hello, dear brothers and sisters. I'm Anakin Skywalker, and you're watching Counter Coaching Crusade. Today, we are going to solve the CDS 2026 prelims paper. So, let's move to the first question. Question number 71. Consider the following statements about the ground surface inversion of temperature. अब देखो एक चीज़ आपको समझनी है, ये ग्राउंड सरफेस रेडिएशन इन्वर्जन सरफेस इन्वर्जन ये सब आपको डराने के लिए लिखा हुआ है. एक्चुअली ये टेम्परेचर इन्वर्जन वाला ही टॉपिक है जो आप जियोग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ते हो. ठीक है, तो ये उसी तरीके से सॉल्व करना है बस. ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन. ऑफकोर्स क्योंकि पहले क्या होता है कि नीचे से नीचे ज़्यादा गर्म होता है, ऊपर ठंडा होता जाता है, ये वाला लॉजिक होता है. पर जब इन्वर्जन हो जाता है तब नीचे ठंडा ऊपर गर्म हो जाता है. ठीक है ना, तो इसमें रेडिएशन इन्वर्जन भी होता है क्योंकि अर्थ से रेडिएशन निकलता है उस वजह से. ठीक है, तो उससे रिलेटेड है. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन सरफेस इन्वर्जन. ठीक है, नेगेटिव लैप्स रेट हो जाती है तो उस वजह से हो जाता है. तो ये बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा. ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी में है तो हो जाएगा. पर मैं अभी बता देता हूँ सब कुछ. देखो क्या होता है कि ये अर्थ है और यहाँ पर ये स्काई है. अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे रात में क्या होता है कि ये अर्थ जो है उससे हीट निकलती है. ठीक है, तो अर्थ के पास में हीट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे हीट कम होती जाती है, यानी रात में ऊपर ठंडा हो जाता है और नीचे गर्म हो जाता है. तो ये तो है नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पर ठंडा हो जाता है, ऊपर गर्म हो जाता है. ठीक है, तो देखो इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं. एक है नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट ये क्या होती है कि टेम्परेचर गिरता है विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडक होती जाएगी, टेम्परेचर गिरता जाएगा. और एक होती है नेगेटिव लैप्स रेट. ठीक है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं. नेगेटिव लैप्स रेट में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्मी होती जाती है. ठीक है, ओके. ऐसा क्लाउडी नाइट वगैरह उन सब में ये सब आपने पढ़ा होगा पहले. सिंपल ही स्टेटमेंट, मतलब सिंपल ही वो है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टैटिक का पार्ट. तो इसका आंसर है सी. ठीक है, फिर ये देखो फॉरेस्ट टाइप एंड स्पीसीज. कौन से फॉरेस्ट. आपने रोजवुड सुना होगा, जिसमें देखो मुझे कौन कौन से पता है. मुझे पता है, मैंने इसका खैर का नाम सुना है और रोजवुड का, मैंने दोनों ही आपको पढ़ा रखे हैं. तो रोजवुड कहाँ पर मिलता है, रोजवुड मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में, एवरग्रीन में. तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, इसका मतलब ये दोनों हट जाएंगे. फिर नेक्स्ट कौन सा है, एक मैंने खैर का नाम सुना है, खैर मुझे पता है डेजर्ट में मिलता है, तो कौन सा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. तो ठीक है, थॉर्न वाले में तो सी का 2 हो जाएगा. सी का 2 है, यानी ये भी गया और इसका ए, इसका सही आंसर आ गया. तो ये इस तरीके से होता है. देखो ये वाले में क्या है ना, आप इसके ऑप्शन देखो ढंग से. ऑप्शन में एक ये 4 और 1 यानी ए या तो 4 हो सकता है या 1 हो सकता है. ए या तो 4 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये हर उसमें यही आ रहा है. और डी जो है वो भी 1 हो सकता है या 4 हो सकता है. तो यानी डी और ए दोनों 4 या 1 में से कोई सा हो सकता है. बी और सी या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है. तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप एक डिसाइड कर लोगे, आपको फिक्स पता चल गया कि जैसे ए है वो उसका 4 है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डी का 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा. अगर ए का 4 है तो डी का 1 हो जाएगा. फिर तो डी आपको नहीं देखना पड़ेगा. फिर उसके बाद आपको बी और सी में से कोई भी एक ढूंढ लो. जैसे आपको पता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जैसे हमें पता है कि खैर होता है, तो सी का 2 है. सी का अगर 2 है तो इसका मतलब बी का 3 होगा. तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. यानी इसका मतलब ये है, पैनिक मत करना अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि इनमें से आपको ए और डी में से कोई एक पता होना चाहिए और बी और सी में से कोई एक पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. इस केस में आंसर क्या है, ए. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 73. करेवाज ऑफ कश्मीर. ठीक है, रिवर झेलम एग्जिबिट्स मेंडर्स इन द कश्मीर वैली. अब देखो बहुत ही कम रिवर्स हैं जो कि मेंडरिंग नहीं करती. मेंडरिंग का मतलब क्या है कि रिवर ऐसी सीधी ना बहकर ऐसे ऐसे बहने लगे. तो वो तो यूजुअली सभी रिवर थोड़ा बहुत तो कर्व हो ही जाती हैं. तो इसलिए एग्जामिनर इस तरीके का वो नहीं करता कि झेलम को, वो पूरी झेलम को चेक करके आएगा कि कहीं भी एक जगह तो मेंडरिंग नहीं हो रही. तो इस वजह से ये वाला तो सही हो जाएगा. ठीक है, कौन सी रिवर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेंडरिंग नहीं करती. वो भी मतलब एक्सट्रीम केस में क्या है कि एक तो वो है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा 2 पहाड़ हैं ऐसे
विंध्यास और सतपुड़ा उनके बीच में बहती है, तो उसको मुड़ने का जगह ही नहीं मिल पाती इतनी। ठीक है, फिर एक है ताप्ती, फिर एक महानदी भी बोलते हैं, पर यूजुअली सभी रिवर्स मेंडरिंग कर देती हैं। ठीक है ना, अनलेस कोई एक्सेप्शन केस हो। तो अगर आपको कोई ये वाला इस टाइप का स्टेटमेंट आए तो उसको सही मार्क कर देना। तो 3 तो सही हो गया, 3 सही हो गया, यानी ए गया। फिर उसके बाद पेंगोंग सो एंड सोमोरिरी इन लद्दाख आर फ्रेश वाटर लेक्स। अब देखो, ये है कि ये वाले आपको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि मतलब ये ऑफकोर्स ज़्यादा बड़े तो हैं। एक वुलर लेक है, वो है फ्रेश वाटर लेक, एक डल लेक है, वो है फ्रेश वाटर। ये नहीं है दोनों, क्योंकि ये जो हमारे पास सॉल्ट डेजर्ट, मतलब जो हमारे पास डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर हैं ये। सॉल्ट डेजर्ट तो कच्छ में, कोल्ड डेजर्ट है जो कि हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में। अभी करेवा फॉर्मेशंस इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। अब देखो, करेवाज ये वही वाले पार्ट होते हैं कि कश्मीर में एक कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्लेशियल क्ले और मोरेन्स, मोरेन्स क्या होता है कि जो अगर ग्लेशियर होता है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो कुछ मिट्टी को वो यहाँ पे कलेक्ट करते हुए जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे करोगे ना, ऐसे अगर ये रगड़ता हुआ जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो इस तरीके से वो, इनको मोरेन्स बोलते हैं। तो ये करेवाज होते हैं, ये आपने सुना होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये भी है, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, तो 1 सही हो जाएगा। 1 सही है तो ये भी नहीं। अब ये वाली एक चीज़ है कि इसमें आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, पर यूजुअली अब इतना फैक्चुअल है तो शायद इसमें स्वैपेबल की टेंडेंसी रहती है कि फ्रेश वाटर को बदल के वो कर दिया हो, क्या मतलब वो हो, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्ट वाटर वाला हो तो उसको फ्रेश वाटर कर दिया हो, ये रहती है इसमें। पर एक्चुअली ये सीडीएस वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन, नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लॉजिक पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट वाटर लेक है। फिर 74 टाइप्स ऑफ ड्रॉट। अब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट यानी मतलब मीटियोरोलॉजी क्या होती है, वेदर। तो वेदर वाला ड्रॉट जो होता है वो क्या है कि बारिश नहीं हुई एक सीज़न में। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। अब एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है कि जो ड्रॉट होगा आपका, वो बहुत टाइम तक अगर लंबे समय तक चला रहेगा तो सॉइल का जो मॉइस्चर होगा वो भी गायब हो जाएगा, मतलब वो भी सूख जाएगा। ऐसे मतलब एक सीज़न अगर बारिश नहीं हुई, फिर भी मिट्टी में थोड़ा बहुत सॉइल मॉइस्चर तो रहता ही है, पर सोचो अगर 3 सीज़न तक बारिश नहीं हुई तो फिर सॉइल मॉइस्चर भी सूख जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एग्रीकल्चर ड्रॉट उसे कहते हैं, अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। तो ये सही है। सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। अब रिलेटेड है, जब दो ड्रॉट चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो होगा ही, मतलब ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 तो सही है, यानी ये सही होगा या ये सही होगा। पूरा बात आती है 1 पे। ठीक है, और 1 में यहाँ पे इन्होंने आपके साथ ट्रैप लगा दिया, आप सोचोगे कि डेटा गलत होता है तो ये गलत हो जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि इतना ज़्यादा मतलब इन पेपर्स पे की ट्रिक्स में इतना ज़्यादा वो मत सोचा करो कि इसमें नहीं लग रही तो सीएसई में नहीं लगेगी वगैरह वैसा। ठीक है, फिर भी सीएसई में भी ट्रांजिशन तो दिख रहा है इसके, इस तरीके के कम क्वेश्चन अब गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 क्या है, 1 सही है। आईएमडी ने ये वाली डेफिनेशन बनाई है, ये तो ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया ना एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस जब आ जाता है तो उसे एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ठीक है, 1 2 3। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट कौन सी जगह पे है, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सॉइल, सिंस दे आर impermeable रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल्स। देखो, ये किस एरिया में है, ये इंडिया के एक बहुत बड़े एरिया में है, और इंडिया का बहुत बड़ा एरिया, मैक्सिमम एरिया रेन फेड है। तो फिर अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर रेन फेड कैसे हो पाएगा, अगर इंडिया में मॉनसून डिपेंडेंट बोलते हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इम्परमिएबल है तो ब्लैक सॉइल रेन फेड को नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, हर सॉइल कुछ ना कुछ तो कर ही देती है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें से ये काम नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। फर्टिलाइज़र डाल दोगे अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो, मैन्योर डाल दोगे। ऑल्सो नोन एज रेगुर, दे आर जनरली क्लेई डीप एंड इम्परमिएबल। वो जनरली बात कर रहा है, मॉडरेट स्टेटमेंट है, हाँ कि जनरली होता है। तो वैसे ये है भी, ये आप स्टैटिक का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा ये कि ये क्ले ही होती हैं। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल क्या, पानी इनमें जब हो जाता है तो है ना ये बिल्कुल क्ले जैसी एकदम हार्ड बन जाती हैं, तो फिर है ना कुछ भी अंदर नहीं जा पाता इसमें। तो ये सही हो जाएगा। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेकन प्लाटो। अब देखो ये भी सही है, मैंने बताया ना कि ये अगर इंडिया है
तो ये वाला एरिया इतना बड़ा डेक्कन ट्रैप्स वाला एरिया पूरा का पूरा वो है ब्लैक कॉटन सॉइल से। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ जान लो कि सेल्फ फ्लोइंग होती है। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब कि इसमें जो पानी बरसता है ना, जब तो बारिश होती है तो ये पानी को रख लेती है अपने अंदर और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर तो उससे क्या होता है कि मतलब ये फुसफुसी हो जाती है, आप इसको टच करोगे तो गीली चिपचिपी लगेगी। पर जब पानी सूख जाता है तब फिर क्या रहता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा। उससे क्या होता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है ताकि मॉइस्चर को बचा सके। तो मॉइस्चर को तो ऐसे, क्योंकि ये मूव हो रही है, पहले ये वैसी वो रहती है लूज और फिर एकदम से हार्ड हो जाती है जब सूख जाती है तब। तो ये एक्चुअली मूवमेंट हो रहा होता है इसमें, तो ये फ्लोइंग हो जाती है इसमें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ दिहांग इन नॉर्थ ईस्ट। अब दिहांग के बारे में आपने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये तीस्ता तो सिक्किम वाली रिवर है, सिक्किम से बांग्लादेश जाती है, सिक्किम असम बांग्लादेश यानी। सुबानसिरी ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, दिखाओ का नहीं पता हमें। पर दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र होती है, फिर उसके बाद असम में आके वो ब्रह्मपुत्र कहलाई जाने लगती है। तो ये ब्रह्मपुत्र इसका 20 का सही आंसर है। ठीक है, तीस्ता के बारे में इंफॉर्मेशन, कंचनजंगा नेशनल पार्क से निकलती है ये। सुबनसिरी है ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी ये हिमालय से नहीं निकलती, ये हिमालय से पहले वाली रिवर है और ये एक लोकल छोटी सी रिवर है वैसे। 78, शिपकीला अ हाई एल्टीट्यूड पास इन द हिमालयस इज लोकेटेड इन। कहाँ पर है शिपकीला? शिपकीला वो वाली जगह है जहाँ से सतलुज निकलती है। ठीक है, सतलुज वैली। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला एरिया है शिपकीला एक्चुअली, कि जो चाइना और इंडिया की बॉर्डर लगती है, तो यहाँ पे एक शिपकीला नाम का एक पास है। ठीक है, ला का मतलब पास होता है, तो शिपकीला यहाँ से सतलुज इंडिया में घुसती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चुम्बी वैली क्या? चुम्बी वैली आपने डोकलाम का नाम सुना होगा, जो 2017 में बॉर्डर इंकर्जन हुई थी चाइना के साथ। तो ये सिक्किम में है। ठीक है ना, सिक्किम में और कौन कौन से हैं? एक आपने नाथुला का नाम सुना होगा, जलेपला का नाम सुना होगा, तो ये सब है। ठीक, ये हमारे लिए नहीं है कार्बनेशन चिलेशन वगैरह। अब ये देखो, नेशनल पार्क और उसकी लोकेशन कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो रणथंबोर राजस्थान में है, ठीक है। गिर गुजरात में है, ठीक है। नंदकंदन उड़ीसा में है, पता नहीं, ये तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। केबुल लुमजाओ अरुणाचल प्रदेश में। केबुल लुमजाओ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मणिपुर में है। आपने सुना होगा संगाई डियर, फुमड़ीज वगैरह, वो सब इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क वगैरह। तो ये की बोल जाओ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। इस बार याद रखना, नॉट करेक्ट वाले ज़्यादा आ सकते हैं। ये मणिपुर का है, ठीक है, और ये उड़ीसा में, ये नंदनकंदन। फिर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। तो इसका बस सिंगरेली कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ये माइन का वो है। ठीक है, साउथ इंडिया में। फिर ओशियन करेंट्स, as a rule, ocean waters move from areas of higher density to areas of lower density as a current. लो प्रेशर एरियाज, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चीज़ें जाती हैं, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो ये तो है ही नॉर्मल, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? 3 तो सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर। क्या लगता है? डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर। तो ये भी ठीक बात है कि डेंसिटी वो कितना ज़्यादा उसमें डेंस होगा, वो वाटर टेम्परेचर और सैलिनिटी और प्रेशर से डिसाइड होगा। ठीक, डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज, मतलब जो मेन कॉज है, एकमात्र जो मेन कॉज है, द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट, वो है वाटर डेंसिटी। नहीं भाई, ये है प्लानिटरी विंड्स। याद है ना कि करंट्स किस से आते हैं? आपने देखा होगा, चलो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। आपने ये देखा होगा, ये डायग्राम ऐसा वाला, ये विंड्स वाला डायग्राम देखा होगा ना आपने। तो विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो यहाँ करंट भी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करती है तो क्योंकि करंट ऊपर सरफेस वाटर को मूव करते हैं, तो ये करंट जो वो है प्लानिटरी विंड सरफेस वाटर को मूव करती है। तो एक्चुअली द मेन कॉज इज प्लानिटरी विंड्स। ठीक है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, वो बोला द मेन कॉज। वो अगर ये बोलता कि वन ऑफ द कॉजेस तो फिर वो मॉडरेट हो जाता, पर इधर उन्होंने एक्सट्रीम कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही आंसर है। सरगासो सी, ये तो बहुत फेमस सी, आपने सुना होगा। यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक का वो इकट्ठा हो गया है।
क्या बोलते हैं उसे, जंक, डस्ट, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसे यार, गार्बेज, वेस्ट, हाँ। इट इज़ द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, बिल्कुल सही। ये पूरी दुनिया में एक ही ऐसी सी है जिसके आसपास कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ये यहाँ पर ऐसी सी है अटलांटिक में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नॉर्थ अटलांटिक करंट ये निकलता है उसके ऊपर से, गल्फ स्ट्रीम आती है यहाँ पे वेस्ट से, ईस्ट से जो आती है उसका नाम है कैनरी करंट। कैनरी करंट को ब्लू से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो कोल्ड करंट है। और यहाँ पे एक और रेड वाला करंट यानी वार्म करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये फंसा रखा है इन्होंने, तो ये गायर बन जाता है एक्चुअली। आप देख रहे हो ये ऐसे करके घूम रहा है ये, तो ऐसे ही घूमता रहता है पानी। तो बीच में जो भी सामान एक बार आ जाता है वो बाहर ही नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे जो भी है ना गार्बेज आ जाता है वो फिर बाहर ही नहीं निकल पाता, वो यहीं पर आ जाता है। तो एक ग्रेट अटलांटिक पैच गार्बेज पैच है, एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। तो गार्बेज पैच तो है ना, उसमें हर ओशियन में एक गायर होता है ऐसा, जो कि ओशन करंट बनाते हैं, GYRE, ठीक है, गायर। तो ये फ्लो करता है ऐसे, तो उसमें बीच में जो भी फंस जाता है वो फंस ही जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये यहाँ पे जो अटलांटिक वाला जो गायर है उसके बीच में जो सी है उसको कहते हैं सरगासो सी, ठीक है। ओके, फिर द सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। अब देखो सैलिनिटी किससे बढ़ती है, सैलिनिटी तब बढ़ती है, चलो सैलिनिटी कब कम होती है, इसमें लोएस्ट पूछा है ना, तो सरगासो सी में ऐसा क्या होना चाहिए जो सैलिनिटी कम होगी उसमें। देखो सरगासो सी में फ्रेश वाटर इंकर्जन होता है क्या, क्या सरगासो सी में से में कोई रिवर आके गिरती है, नहीं, वो तो बीच समुद्र में है, तो फिर कहाँ से रिवर आके गिरेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पर भी है, ट्रॉपिकल वाले एरिया में भी है, ठीक है। तो अगर ट्रॉपिकल वाले एरिया में है, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो वो रहता है इवेपोरेशन वो भी ज़्यादा होता है। तो फिर कहाँ से, जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी यानी सैलिनिटी बढ़ेगी। तो लोएस्ट कैसे, यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो रेन है, यहाँ पर फ्रेश वाटर इंकर्जन भी नहीं है, रेन वो क्या बोलते हैं सी रिवर वाटर इंकर्जन भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गायर भी है, तो ये सैलिनिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। अब ये देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं, ये हाई टाइड्स होते हैं, तो वेरी हाई टाइड्स ये सही हो गया, ठीक है। नीप टाइड्स क्या होते हैं, लो टाइड्स होते हैं, तो ये लो टाइड्स वाला ये सही हो गया। तो अब देखो, एक तो इन दोनों में से हमें एक ठीक करना है और एक हमें इन दोनों में से ठीक करना है। तो इसमें से तो मैंने ए स्प्रिंग टाइड्स का क्या लगा दिया, वेरी हाई, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो गया, तो ये ए और बी को हटा दो। फिर मैंने बताया कि नीप टाइड्स होते हैं वो लो टाइड्स होते हैं, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 हो गया, तो इसको भी हटा दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। आपको इन दोनों के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये है इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का कैच। तो आपको सिर्फ दो देखने हैं, जहाँ टाइम वेस्ट मत करना, इनको बस देखना कि इसको ऐसे पढ़ लेना और फिर देखना इन चारों में से ये कौन सा है, फिर इसको पढ़ना, देखना इन चारों में से कौन सा है। नहीं आता हो तो, अगर आता हो तो डायरेक्ट लगाना आंसर और आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, अब स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं। स्प्रिंग टाइड्स मतलब ये है कि जब यहाँ पर आ जाता है मून, यहाँ पर आ जाता है अर्थ और यहाँ पर आ जाता है सन, ठीक है। या तो ये कंडीशन हो, मतलब ये एक लाइन में आ जाए। अगर एक लाइन में आ जाए तो बहुत हैवी टाइड्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हाई टाइड्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और लो टाइड्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं। ये हो गया। अब नीप टाइड्स क्या होते हैं, नीप टाइड्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर वो, तो देखो परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर एंगल बनता है तो तब नीप टाइड्स आते हैं, ठीक है। अब एपोजियन टाइड्स क्या होते हैं, एपोजी का मतलब होता है जब अर्थ मून से बहुत दूर होता है, ये जो प्रीफिक्स है एपो, ठीक है। पेरीहिलियन मतलब पास, मतलब पेरीजी मतलब पास, और पेरी और एपोजी मतलब दूर। तो सबसे दूर कौन सा होता है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, तो ये हो गया इसका सी का 2, ठीक है। सी का 2 ही हमारे आंसर में। इक्विनोक्टियल स्प्रिंग टाइड्स ये क्या है, ये सिंपल है, जब इक्विनॉक्स होता है ना, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स के दिन जो टाइड्स आते हैं वो इक्विनोक्टल वो होते हैं, इक्विनोक्टियल, ठीक है। तो ये क्या 6 महीने के डिफरेंस में आता है, तो आप गिन लो 21 मार्च और 23 सितंबर। तो क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये हो गया सितंबर, तो 6 महीने का डिफरेंस हो जाता है इसमें, ठीक है। इक्विनॉक्स, दो इक्विनॉक्स में 6 महीने का डिफरेंस होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 85। इसमें देखो सिंपल सा वो है, जवाहरलाल नेहरू लैंड लॉक्ड पोर्ट। अब देखो लैंड लॉक्ड पोर्ट क्या होता है ना, लैंड लॉक्ड ऐसा कोई पोर्ट होता ही नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो पूरी तरीके से, क्योंकि अगर वो ज़मीन से घिरा हुआ है तो उसमें से शिप आएंगी कैसे उसके पास, तो कंप्लीटली लैंड लॉक्ड तो कोई सा नहीं होता। ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे हैं कि थोड़ा हाँ लैंड से घिरा हुआ है, तो ये एक गलत हो जाएगा, टू इसका गलत हो जाएगा। तो टू हटाओ टू हटाओ टू हटाओ, ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, और आपने ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT आपने सुना होगा, इतना बड़ा पोर्ट है, लैंड लॉक्ड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फिर ये दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये तमिलनाडु में एक पोर्ट है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है। पैरादीप पोर्ट ये आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट है उड़ीसा में। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये प्रीलिम्स 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिलिटरी अफेयर्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सही है। ही इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द स्टाफ कमेटी, सही है। ही डज नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द थ्री सर्विस चीफ, ये भी सही है। ये हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3 डी। ठीक है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन है यही, और उन्होंने इस सेंटेंस की जगह ही डज एक्सरसाइज लिख दिया था, नॉट को हटा दिया था, तो उसमें आंसर 1 और 2 था शायद, हाँ ऐसा ही था। ठीक है, फिर ये तो हमारे लिए नहीं है, ये चलो अब थोड़ी स्कीम्स देख लेते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना, इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आदर्श ग्राम योजना है, ग्राम योजना है तो रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि काम तो ग्राम में हो रहा है ना। सांसद से क्या होता है, लोग उन्होंने वो ट्रैप बना दिया कि लोगों को लगेगा सांसद है तो पार्लियामेंट होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर तो 1 गलत हो गया, तो 1 गया 20 का सही आंसर हो गया, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे अब जयप्रकाश नारायण जी के बर्थ में हुआ होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, किया होगा कि हर कभी कभी कर ही देते हैं। महात्मा गांधी के विजन पे चलती है ये, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये स्कीम है क्या, ये स्कीम है, ये ऐसी है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो एक उसको अडॉप्ट करेंगे विलेज को। ठीक है, और है ना उसको डेवलप करेंगे। इसमें कोई स्पेशल फंड्स नहीं होते, जो दूसरी स्कीमों के फंड है उन्हीं से ही लेने पड़ते हैं। पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आदर्श ग्राम बनाना है कुछ विलेजेस को। फिर हाउ मेनी अबव प्रेसिडेंट्स हैव सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत फेमस है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर जाकिर हुसैन, ये भी सही है। नीलम संजीवा रेड्डी गलत है, अगर आपको नहीं पता तो सच में ये दिक्कत वाला क्वेश्चन है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में एक चीज़ है कि ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, इनके इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, और जाकिर हुसैन जी। अब फंडामेंटल राइट्स में कौन सा नहीं है करेक्ट, तो दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, सही है। दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, अरे भाई बहुत बड़ा है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आपने सुना होगा। तो ये तीनों नहीं, 5 या 6 हैं इसके, तो सी गलत हो जाएगा। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें समझाने लायक। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ ठीक है सही है। Constitution amendment bills should be passed in each house by majority of total membership of that house and by majority of not less than, अब देखो 2/3 मेजोरिटी होती है, यानी स्पेशल मेजोरिटी से होता है, तो वो यही सब बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अब ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स, ऑल, सारे के सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें ये करवाने होंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, 3 गलत है सिर्फ, और इसका आंसर 1 और 2 है। सिर्फ वो वाले अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि फेडरल फीचर से रिलेटेड है, यानी जिन पे स्टेट की पावर का अफेक्ट होता है। ठीक है, स्टेट की पावर्स अफेक्ट होती हैं, जिससे वो वाले 50% करने होते हैं। ठीक है, 50% स्टेट से। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अ पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आप 5 साल के लिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 10 साल के लिए हाई कोर्ट के जज हो तो भी हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। द पर्सन इज इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट, ये स्वैप कर दिया है यहाँ पे, तो 3 गलत हो जाएगा। 3 गया 3 गया 3 गया, सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल लक्ष्मीकांत वाला क्वेश्चन है। अब ये आर्टिकल पूछे हुए डायरेक्ट, आता होगा तो आ जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें सिर्फ ये वाला नॉट करेक्ट है, ये रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वेमेन से रिलेटेड है। ठीक है, जो इलेक्शन ऑफ पंचायत है ये 243 के है इसका आर्टिकल।
94 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली इसको ऑथराइज करती है। भाई देखो, पीस कीपिंग ऑपरेशन एक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है, यानी लड़ाई होती है तब किया जाता है। तो यूएनजीए में कंसेंसस से वोटिंग होती है, सारे देश करते हैं, तो ये नहीं होगा। एक्चुअली इसमें वीटो वाली पावर भी लग सकती है, इसलिए यूएनएससी करता है ये। ठीक है, तो किसी कंट्री में नहीं भेजना, जैसे सोचो कि इंडिया और पाकिस्तान में वो है, ये कुछ भेजना चाहते हैं कश्मीर में, पर तो क्या यूएन जनरल असेंबली पास कर देगी तो हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? तभी तो हम वीटो लगवाते थे रशिया से कई सारी चीज़ों के लिए, तो उनमें से एक ये भी है। तो पावर टू ऑथराइज, अब ये, पर इसमें एक चीज़ ये भी है, अभी अभी क्राइटेरिया बताऊंगा मैं एक्चुअली होता क्या है। और तो ये तो बता दिया यूएनएससी है। फिर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ मेन पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स इच्छा होगी लोगों की तभी वो आने देंगे अपने लोगों को, नहीं तो किसको आने देंगे। अब यूएनएससी ऑथराइजिंग बॉडी है पहली बात, और ये 3 प्रिंसिपल पे चलती है यूएन पीस कीपिंग। पहली बात कि ये दोनों पार्टी से कंसेंट लेगी पहले, ठीक है। दूसरी बात, इम्पार्शियल रहेगी, किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करेगी। दूसरी बात, ये फोर्स का यूज़ तब तक नहीं करेगी, गन तब तक नहीं चलाएगी जब तक सेल्फ डिफेंस की वजह से ज़रूरत ना पड़ जाए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में देखो, पब्लिक ऑर्डर यानी पुलिस स्टेट लिस्ट में है तो सही है। लैंड स्टेट लिस्ट में है, आपने सुना होगा लैंड एक्विजिशन के लिए महाराष्ट्र में दिक्कत आती है, यूपी में दिक्कत आती है। लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट में आता है। आपने सुना होगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन लगाती है वो लोकल गवर्नमेंट को फंड डिवोल्यूशन करने के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 का सही आंसर है। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस बार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लेना इसको। मैंने एक और उसमें कवर कर दिया है दूसरी वीडियो में, देख लेना। फिर ये क्या है, इसमें आर्टिकल 371A, ये नागालैंड के लिए सबसे पहला जो आर्टिकल है वो नागालैंड, मतलब ये ए वाला पोर्शन, ए जो है वो नागालैंड के लिए, बी जो है वो असम के लिए है, सी है वो मणिपुर के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? अच्छा, सी तो मणिपुर के लिए है, सॉरी, सी तो मणिपुर के लिए, डी है, डी वो सिक्किम के लिए नहीं है, डी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है, नॉट पूछा है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी आती है? टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी का नाम लगा हुआ है तो ये आ जाएगी, ठीक है। और एनसीसी, आप जो कॉलेज और स्कूल में आप में से कई लोग शायद गए होंगे, वो आर्मी में वो करते हैं ना, वो कोर्स कराते हैं एनसीसी वालों का, आपके किसी दोस्त वगैरह ने किया होगा। आर्मी, एनसीसी, तो 103 तो होगा ही, 103 होगा, तो 103 जिसमें नहीं है उसमें हटा दो, 103 इसमें है, 103 इसमें है, 103 इसमें है, ठीक है। अब देखो, अब जो चीज़ें हैं, कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी आर्मी वाला ही हिस्सा है, मतलब ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस के लिए आती है, तो ये भी हो जाएगा। तो फौज इसमें नहीं है, उसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो। अब आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड प्रिपरेशन ऑफ नेविगेशनल चार्ट्स, ठीक है। अब क्या आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाइड्रोग्राफिक सर्वे करती होगी, नेविगेशनल चार्ट बनाती होगी आर्मी के लिए, तो करती होगी, तो 2 ये सही है, तो इसका 1 2 3 4 इसका ऑल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन आप देख लो। टेरिटोरियल आर्मी, ये किसका आइडिया था? ये सी राजागोपालचारी जी का आइडिया था, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब नॉर्मल डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह नॉर्मल तरीके के लोग होते हैं, और उनको अगर आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है कभी, मतलब वॉलेंटियरी काम करने के लिए, तो ये हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है। पार्ट टाइम वॉलेंटियर्स होते हैं इसमें, और इसमें सिर्फ इतना रहता है कि हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग आपको लेना मैंडेटरी है, अगर आप इसके मेंबर हो तो 2 महीने के लिए आपको आर्मी में ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो रैंक होती है, जो जैसे रैंक होती है ना आर्मी वगैरह की, इसकी भी रैंक बिल्कुल वैसी ही होती है, मेजर और वो लेफ्टिनेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इट होल्ड्स रैंक आइडेंटिकल टू आर्मी, ये उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ जाएगा फिर अगर ये पूछेंगे तो। आइडेंटिकल आर्मी से लेते हैं, ठीक है। फिर और क्या है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे वगैरह ये तो ठीक ही है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये वही एनसीसी वाले होते हैं जो स्कूल और कॉलेज में बच्चों को ट्रेन करते हैं। फिर ये वॉलंटियरी है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ऐसे कोई, इसकी सभी तीनों सर्विसेज के लिए होती हैं। आप शायद ये सोचोगे स्टेटमेंट आ जाए कि ये सिर्फ आर्मी के लिए होती है, एयरफोर्स और उसके लिए नहीं होती, नेवी के लिए, पर एक्चुअली ये तीनों सर्विस के लिए होती है, ऑल 3 सर्विसेज, ठीक है ना, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स।
फिर क्या है, अगर आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्मी में जाना पड़ेगा, आप मना भी कर सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब एक कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये सिंपल ये है कि जो अब इंडिया का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ से लेकर जो इंडिया की जो कोस्ट है वहाँ तक ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, कभी कभी और आगे भी चले जाते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और ये नेवी के अंदर नहीं आती है, मैं लिख रहा हूँ पहले, डज नॉट कम अंडर नेवी, ठीक है, ये नहीं आती नेवी के अंदर। नहीं तो आप सोचो वो बोले कि इट कम्स अंडर नेवी, तो आप सोचोगे हाँ पानी पानी दोनों है, तो उन्होंने कर दिया होगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो ये टेरिटोरियल आर्मी का कहाँ पर यूज़ हुआ है, ऑपरेशन विजय में यूज़ हुआ था। ऑपरेशन विजय 1961 में जब गोवा को लिबरेट किया गया था, ठीक है, तब। और ऑपरेशन पराक्रम में यूज़ हुआ था। पराक्रम में क्या, जब इंडिया पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे, तब वहाँ पे बहुत सारा कुछ स्कर्मिश हुए थे बॉर्डर पे, तो तब टेरिटोरियल आर्मी ने अपनी वैल्यू से दिखी थी, ठीक है। ओके, गवर्नर ऑफ अ स्टेट पर क्वेश्चन है। गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, ठीक है, वहाँ पर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसको, अटॉर्नी जनरल को, तो यहाँ पे गवर्नर करता होगा स्टेट में, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन रहती है अपॉइंटमेंट के लिए, जो हाई कोर्ट के जज के जितनी सेम होती है। फिर एडवोकेट जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बिल्कुल सही है, ये भी हो गया। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये सही है, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो स्टेट पीएससी के जो लोग होते हैं उनको, पर रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा डाउटफुल है, जब तक सही आंसर की नहीं आ जाती तब तक ये दिक्कत करेगा। पर देखो मेरी एक बात सुनो, ये जो मैं पेपर करा रहा हूँ ना आपको, ये वाले जो एलाइड एग्जाम्स वाले हैं, तो उनकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। जब आंसर की नहीं आती ना तो कोचिंग की आंसर की इस पर रिलाई करना पड़ता है, और उस केस में 2-3 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आंसर सी है और डी निकल जाए, ऐसा होगा 3-4 क्वेश्चनों के साथ। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना हम आंसर की का वेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे इससे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। आप अगर 2-3 क्वेश्चनों में आंसर गलत भी हो जाए तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो हम, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है एडवोकेट जनरल का वो आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन करेगा रिमूव, पहली बात तो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, एक तो या तो मिस बिहेवियर किया हो, ठीक है, मिस बिहेवियर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद कर लो, मिस बिहेवियर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही कम चीज़ डिफाइंड है, उनमें से एक ये डिफाइंड है, ठीक है। तो एक तो मिसबिहेवियर हो, अगर मिसबिहेवियर होगा तो सुप्रीम कोर्ट को पहले प्रेसिडेंट भेजेंगे इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, सिर्फ इसी केस में भेजेंगे। सेकंड केस क्या है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, बैंकरप्ट हो गया हो तो। अगर थर्ड केस क्या है, अगर उन्होंने कोई जॉब ले ली हो बाहर, मतलब जॉब वो करते हो जिनसे उनको पैसे मिलते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, तब उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर या फिर वो उनका इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो जाए, मतलब उनका दिमाग ख़राब हो जाए, वो पागल हो जाए तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, बिम्स्टेक के बारे में क्या नहीं है करेक्ट। अब बिम्स्टेक के बारे में सिंपल चीज़ है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, तो ये गलत ये सही हो जाएगा। बिम्स्टेक के बारे में बहुत कुछ बहुत बार देख चुके हैं। ढाका में उसका वो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडिया, और थाईलैंड है वो कनेक्टिविटी सेक्टर को देखता है, ठीक है। इसमें 7 नेशंस हैं बिम्स्टेक में, ठीक है। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ठीक है, बिम्स्ट एनबी। फिर चलो नॉट करेक्ट पूछा है। जयप्रकाश नारायण वॉज द फाउंडर ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा, मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू, ये देखो ये 1977 से 79 तक थे ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारी इमरजेंसी के बाद में जो भी चीज़ें हुई थी वो इसी के में हुई थी। तो नॉट करेक्ट, ये वाला सही हो गया। अब जगजीवन राम मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इतने फैक्चुअल चीज़ें हमें नहीं पता होने की ज़रूरत, ठीक है। अब चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय क्रांति दल बनाया था कांग्रेस को छोड़ने के बाद, ठीक है, ये हो गया।
जगजीवन राम वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ ये लेबर मिनिस्टर भी रहे थे हमारे, ठीक है। फिर ये जयप्रकाश नारायण जी फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। तो एक्चुअली क्या था, 1934 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। किन किन ने? जयप्रकाश नारायण जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने और राम मनोहर लोहिया जी ने। इन तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही थी ये। फिर ये 1948 में कांग्रेस से अलग हो गई, उसका नाम पड़ गया सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। 11, अभी एक्ट के ईयर वैसे हमारे लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में बना था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला एक्ट FRA ये 2006 में है, तो इसका C सही आंसर है। फिर 2010 की जगह 2012 है पॉक्सो। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ है, आर्टिकल 338B में, ठीक है। 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट वाज रिपील्ड, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी तो ये एक्ट को रिपील कर दिया, पहले स्टैट्यूटरी थी, तो ठीक है 2 सही हो गया, 1 भी सही हो गया। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स द कमीशन, ये गलत है क्योंकि इसके एक मेंबर जो चेयरपर्सन है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो 1 and 2 ये लक्ष्मीकांत वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो ये वो है पॉश एक्ट, इसमें अगर विमेन के साथ कोई छेड़खानी वगैरह वैसा मोलेस्टेशन वगैरह वो सब होता है तो वर्क प्लेस में तो उससे कमेटी में कमीशन वो हो जाती है कंप्लेंट, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब वर्बल रिमार्क्स ऑफ सेक्सुअल नेचर, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, अब इसमें तीनों में सेक्सुअल नेचर दिया हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा कि है ना इसको तो रख लेंगे पर नॉन वर्बल कंडक्ट को रख सेक्सुअल नेचर में कर देंगे, यानी अगर कोई है ना मतलब कुछ वैसा एक्सप्रेशन जैसे आंख मार रहा है तो है ना विंक अगर वो कर रहा है या फिर कोई मिडिल फिंगर दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो भी वो आना चाहिए ना। तो इसमें कोई भी चीज़ सेक्सुअल नेचर की अगर होगी तो उस पर पॉश एक्ट लग जाएगा, तो C इसका सही आंसर है, ठीक है। 104 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसके बारे में देख लो, ट्राइब्स कौन कौन सी इनहेबिट करती हैं। ओंगे, जरावा, सेंटिनलीज, ये तीनों ही अंडमान निकोबार ट्राइब्स हैं। अब देखो ओंगे PBTG है, जारावास PBTG है, सेंटिनलीज भी PBTG है, और अंडमान में एक और ट्राइब है ग्रेट अंडमानीज, ये चारों ट्राइब हैं वो अंडमान आइलैंड पे हैं। निकोबार आइलैंड पे 2 ट्राइब्स हैं, शोम्पेन ट्राइब और निकोबारीज ट्राइब, ये वो 2 ट्राइब्स हैं जिन पे आजकल वो चल रही है कि एक पोर्ट बनाने वाले हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पोर्ट बना रही है, तो वहाँ पे फिर वो जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे और वो सब कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो हो गया ग्रेट अंडमानीज वाला, तो ये चारों ही हो गए PBTG, ठीक है। फिर है ना शोम्पेन जो है जो निकोबार में है वो है PBTG, पर जो निकोबारीज जो वो है ट्राइब वो PBTG नहीं है, ठीक है। तो टोटल 6 वो हैं ट्राइब, उनमें से 5 PBTG हैं, निकोबारीज नहीं है। PBTG से रिलेटेड कौन सी स्कीम है? PM जनमन, ठीक है। PM जनमन स्कीम ये किस लिए थी कि जो ट्राइबल वाला एरिया था PBTG वाला एरिया, उसमें हम फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे, वो अमृत स्कीम टाइप का है कि हम पानी पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, उस तरीके की चीज़ें। फिर जब ये PM जनमन सक्सेसफुल हो गई तो फिर गवर्नमेंट ने एक PM जुगा नाम की एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें यही वाली स्कीम में बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें वो पहुंचाएंगे सभी ट्राइब के लिए। जो PM जनमन थी वो तो सिर्फ PBTG के लिए थी, ठीक है। जो PM जुगा होगी वो सारी ट्राइब्स के लिए होगी, तो ये ध्यान रखना। वो स्टेटमेंट दे देंगे कि PM जुगा है वो PBTG के लिए है तो वो गलत हो जाएगा, वो सारी ट्राइब्स के लिए। अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सर्च कर लेना एक बार, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, और उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आ सकता है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि पहले हायर रैंक के ऑफिसर कौन होते हैं, मतलब कि पोस्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले गवर्नर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब गवर्नर अपनी स्टेट का राजा होता है तो उनकी स्टेट में तो वो सबसे हाई उस पर रहेगा। फिर आते हैं कौन से, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो यानी जो आपके पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा पाटिल जी, APJ अब्दुल कलाम वगैरह जी, वो सब। तो 3 सेकंड नंबर पे आएगा। फिर आएगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट से तो छोटा ही होगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बड़ा है पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो छोटा है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे लास्ट में, ठीक है। इसका आंसर है D।
क्वेश्चन नंबर 106, स्मार्ट विलेज। अब स्मार्ट विलेज में देखो क्या है, इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकसेज ऑन द इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। अच्छी बातें हो रही है, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट करेंगे, पॉजिटिव है, वन सही हो जाएगा। द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट CSIR इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड टू लैब। आपने लैब टू लैंड सुना होगा, पर लैंड टू लैब एक और चीज़ वो होती है जब जो ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे जो टेक्नोलॉजी होती है, जो मतलब एक्सपीरियंस वगैरह से फार्मर्स ने डेवलप की होती है, उसको ये लैब में ले जाके टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उससे फिर टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो वो है, तो दोनों ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये CSIR का था। CSIR एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है, ये वाली एक बॉडी, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके हेड है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने ही TKDL बनाई है। TKDL क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डिजिटाइज किया गया है, ये CSIR ने बनाई है, ठीक है। 107। अब देखो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि सही क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका आंसर या तो ए हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है, या फिर इसका आंसर हो सकता है सी, ठीक है। क्योंकि ये पूछा है कि अभी टैरिफ लग गए ना, जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, तो है ना गवर्नमेंट ने फिर कुछ अपने हमारे वाले जो एक्सपोर्टर है उनको बचाने के लिए कुछ काम किया था। तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, RBI ट्रेड रिलीफ है, और ये लॉस्टल वाली जो स्कीम है, ये सब रोड टैप वगैरह, ये सारी स्कीम्स जो हैं वो सब से उनको हेल्प की थी। तो अब ये ट्रेड रिलीफ वाले में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ आंसर की बोल रही हैं कि ये नहीं किया था, कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, पर फिर भी हमें अभी पता नहीं है इसका आंसर, तो इसलिए ये हम इसका आंसर नहीं दिखाएं, मतलब आंसर की नहीं डिसाइड करेंगे अभी। फिर ये आ गया कौन सा क्वेश्चन, चलो इसको देख लेते हैं। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज अ प्रोग्राम मेंट फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो ये भी ठीक है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग रूरल बिजनेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग ऑल वुमेन एक्सेप्ट फॉर SHG। अरे भाई क्यों? SHG वाली जो वुमेन है उनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? तो ये गलत हो जाएगा, 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 20 का सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर और क्या है इसमें, जो ये वाली स्कीम दी हुई है इसमें क्या है कि रूरल पुअर जो होंगे उनको SHG में उनके लिए SHG प्रमोट करेंगे, ताकि उनको फॉर्मल क्रेडिट वगैरह के से हेल्प कर सकें पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। फिर ये वाली जो स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है कि SHG वाले जो लोग हैं उनको नॉन फार्म सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए मतलब प्रमोट करें, ठीक है, बिजनेस करने के लिए वो करें, नज करें। अब देखो ये इनमें से कौन सी वाली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो सिंपल है, इसमें विजुअल ऑड वन आउट भी लग रहा है सबसे छोटा वाला स्टेटमेंट, उसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें किसान आ रहा है, इसमें फूड सिक्योरिटी आ रही है, तो ये दो तो होंगे नहीं, फिर इन दोनों में से ही कोई सा होगा। PM स्वनिधि, या आपने सुना होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए है, बहुत फेमस स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये है कि फार्मर्स को पेंशन देंगे, ठीक है, तो वो हो गया। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए सब्सिडी वाला लोन मिल जाएगा, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे फार्मर्स के लिए। PM स्वनिधि क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री वो है। तो कोलेटरल फ्री लोन मिलेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को 3 ट्रांक में, यानी पहले 15,000 रुपये का लोन मिलेगा, फिर है ना अगर ये पे बैक कर दिया तो 25,000 का मिल पाएगा, अगर ये भी कर दिया तो 50,000 तक मिल जाएगा लोन। तो ऐसे 3 ट्रांक में मिलेंगे, इसमें 7% इंटरेस्ट सरकार देगी, ठीक है। तो जैसे अगर 10% है तो इनको 3% ही देना पड़ेगा, 7% सरकार दे देगी, ये हो गया। फिर अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी और एरिया बढ़ाना अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। अब ये हमारे लिए नहीं है। 11, अब देखो अटल सेतु ऑल्सो नोन एज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। अब ये सही है, ये तो नॉर्मल फैक्चुअल लैंग्वेज नॉलेज अगर आपको पता होगा तो सही है। चिनाब ब्रिज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये तो पता होना ही चाहिए भाई, ये वो पाकिस्तान बोल रहा था इसमें मिसाइल मार देगा वो। भूपेन हजारिका सेतु इज बिल्ट ओवर लोहित रिवर। अब भूपेन हजारिका
मतलब वो देते थे, मतलब काफ़ी अवार्ड इन्होंने लिए हैं क्योंकि ये गाने लिखते थे। फिर न्यू पम्बन ब्रिज एंड आर्च ब्रिज, ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली ये क्या है, ये एक वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। कैसा वर्टिकल लिफ्ट आपने देखा होगा ना कि एक ये एक तो नॉर्मल ऐसा ब्रिज होता है कि लोग आते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं। एक आपने देखा होगा कि ब्रिज ऐसे दो पार्ट में कनेक्टेड रहता है और कभी कभी ये उठ जाता है ऐसे, मतलब अपने अमेरिका वगैरह उन सब में जैसे ये गोल्डन ब्रिज है वो सब आपको देखा होगा। तो ये है ना ऐसे ऐसा हो जाता है ये ब्रिज, जैसे जब नीचे से कोई शिप निकलती है तो इसको उठा देते हैं, ऐसे ऊपर को कर देते हैं ताकि बड़ी शिप निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होते हैं। फिर ये वाला जो ब्रिज है पम्बन ब्रिज, ये अभी बनाया है। मंडपम से लेकर रामेश्वरम तक है ये, पाक स्ट्रेट में। पाक स्ट्रेट यानी इंडिया और से श्रीलंका के बीच में जो पानी वाला एरिया है वो। ठीक है, फिर क्या है, लोहित रिवर। लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, अरुणाचल प्रदेश से असम में जाती है। लोहित नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि लहू से रिलेटेड है। वो क्या लेटेराइट सॉइल की वजह से रेड कलर की हो जाती है, तो उसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे खून वाली नदी है कुछ इस तरीके का। अब ये अटल सेतु पूछा है, तो अटल सेतु तो यही है, मुंबई में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बना दिया इन्होंने। अटल टनल क्या है, अटल टनल रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास में हाईएस्ट टनल है। ठीक है, मनाली से लेह हाईवे के बीच में है। फिर ये नहीं है, फिर और क्या है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 116। अब न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उनमें से कौन कौन सी जगह हैं जिन पे साइन हुआ है, तो सब पे साइन हो गया है। ठीक है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दिखा रहे ना एफटीए कितना सक्सेसफुल है वो सभी चीज़ों पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड ने हमारे 100% एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी को हटा दिया है। अब से इंडिया से कुछ भी सामान अगर जाएगा न्यूजीलैंड में तो उस पर वो लोग कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगा सकते। ठीक है, पर इंडिया लगा सकती है। इंडिया ने नहीं हटाई, न्यूजीलैंड ने हटाई है हमारे लिए। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रख लो। ठीक है, दूसरी बात कि इस जो भी डील हुई है उसमें डेयरी के ऊपर बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारा डेयरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि न्यूजीलैंड है ना, वो बहुत सारा मतलब पैकेज्ड मिल्क वाला आइटम बनाता है, जैसे पाउडर मिल्क वगैरह वो सब। तो है ना, हम नहीं चाहते कि उनका जो पैकेज्ड वाला प्रोसेस्ड फूड है वो है ना आकर हमारे जो अमूल टाइप की जो वो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है उनको ख़राब कर दे। ठीक है, उनको कंपटीशन दे, क्योंकि उससे बहुत लोगों का घर चलता है। तो इसलिए डेयरी सेक्टर को हमने हटा रखा है इसमें। तीसरी चीज, चलो ये दो चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया का किस किस कंट्री से एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री से है। न्यूजीलैंड से है, ठीक है, अभी साइन हुआ है। मैं पहले आपको बताऊंगा जो अभी लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स वाले एफटीए है। यूरोपियन यूनियन से हमारी डील हो गई है एफटीए वाली ट्रेड डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई है, मॉरिशस के साथ हो गई है, ओमान के साथ हुई है जस्ट अभी, यूएई और यूके, ये तो अभी 5 साल में हुई है। ठीक है, और उससे पहले जो पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं अफ़गानिस्तान से, ठीक है, चिली से, फिर जापान से, मलेशिया से, फिर सिंगापुर से है, साउथ कोरिया से है, ठीक है, श्रीलंका से है और थाईलैंड से है। तो ये तो कम से कम आप याद कर लो ये वाले। न्यूजीलैंड, यूरोपियन, देखो यूरोपियन तो अभी वो मदर ऑफ ऑल डील साइन हुआ। न्यूजीलैंड आपको अभी पता चल गया, ये जो क्वेश्चन आया उसमें। फिर है ना जो एक यूके के साथ अभी एक न्यूज़ आई थी कि 1 साल पहले कि वो हो गया था। यूएई से हमारे कितने अच्छे रिलेशन हैं तो वो हो गया। ओमान के साथ भी वैसा ही है। मॉरिशस तो हमारे बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिलेशन है क्योंकि वहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से हुआ था अभी कुछ सालों पहले। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 117। ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसमें पीएम मित्र स्कीम के बारे में पूछा है कि ये क्या है, ये टेक्सटाइल पार्क वाली स्कीम है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें पार्क बनाए जाएंगे जिसमें लोग आकर अपना टेक्सटाइल प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट एम्स टू डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो गया और ये हमारा CDS का पेपर यहीं ख़त्म होता है। तो आपके लिए एक टास्क है, आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है और टाइम स्टैम्प लगा देना। जैसे अभी अगर 40 मिनट्स हो गए हो तो लिख देना ऐसे 40:00
और फिर आंसर लिखना बी, ताकि मुझे पता चले आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सो एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ। अच्छा हाँ, और जो भी इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर लिखेगा, मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता चल सके कि सही आंसर क्या है। सो एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।